दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने मोदी 3.0 का पहला पूर्णकालिक बजट पेश किया। उस बजट के फाइनल प्रिंट्स को जानने के लिए मेरे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल मौजूद है। उन सभी का परिचय मैं आपसे कराना चाहूंगा। मेरे साथ जुड़ चुके हैं अनिरुद्ध कुमार जी। फाइनेंस के मामले में इनको बहुत महारत हासिल है। रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर्स हैं और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स रिटायर हुए हैं। साथ ही मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप गुप्ता जी। फाइनेंस के साथ साथ डिफेंस मामले में भी एक्सपर्ट हैं। जब तक प्रणब मुखर्जी जी एफएम रहे या राष्ट्रपति रहे, उनके ओएसडी के रूप में इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ज्वाइंट सेक्रेटरी रिटायर होकर के वर्तमान में अपना थिंक टैंक चला रहे हैं और डिफेंस सेक्टर में इंटेलेक्चुअल्स को लेकर के क्रांतिकारी परिवर्तन करने की इनकी इच्छा है निस्वार्थ भाव से। प्रदीप जी, आपका भी स्वागत। साथ ही मेरे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लेकिन मैं उनको कांग्रेसी नेता के रूप में नहीं लेके आ रहा हूं, रिटायर्ड सेशन जज श्री राकेश यादव जी। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी हुई भाजपा की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर कविता गुप्ता भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर कविता गुप्ता, आपका भी बहुत स्वागत। और चूंकि ये जो बजट था, जैसा कि फाइनल प्रिंट्स में महसूस होता है, कुछ हद तक फार्मर्स ओरिएंटेड कहा जा सकता है, कुछ हद तक मिडिल क्लास को भी रियायत देने की कोशिश की गई है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं फार्मर्स के हिसाब से भी किसी एक प्रबुद्ध पैनलिस्ट को बुलाया जाए। तो भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश के महामंत्री भाई रामकिशन महलावत जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। महलावत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। तो सबसे पहले मैं परिचर्चा करना चाहूंगा अनिरुद्ध जी, आपसे शुरुआत करूंगा। एक तरफ तो पर्सनल टैक्स में 7 लाख की बजाय 12 लाख तक की एग्जम्पशन दे दी है, वो स्वागत योग्य कहा जा सकता है मिडिल क्लास वर्ग के लिए। लेकिन उसके साथ साथ क्या आपको ये नहीं लगता कि उसकी वजह से 1 लाख करोड़ का डेफिसिट होगा, रेवेन्यू लॉस होगा गवर्नमेंट को? तो क्या ये एक पॉपुलिस्ट मेजर है या उसकी भरपाई करने के लिए? क्योंकि बजट में ऐसा कोई भी नहीं बताया गया एफएम द्वारा कि उसकी भरपाई कैसे करेंगे। सिर्फ इतना जरूर कहा कैपेक्स कम कर देंगे। सर, आपकी प्रतिक्रिया। सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप। भरतेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस पैनल से जोड़ा और इतने प्रबुद्ध पैनल से मेरा परिचय कराया। ये तो आपने ठीक कहा बिल्कुल कि इस बजट में मिडिल क्लास के लिए तो एकदम बोनांजा है। ये जी। एग्जम्पशन लिमिट 7 करोड़ से 7 लाख से 12 लाख कर दी और लगभग सभी टैक्स स्लैब्स को इस तरह से एडजस्ट किया है कि कम से कम 40-50 हज़ार 70 हज़ार तक का फायदा होगा मिडिल क्लास को। इस बजट से पहले देखिए, इस बजट के सामने बड़ा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट था। ये बड़े चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में बजट पेश किया गया है। सबको ज्ञात होगा कि सेकंड क्वार्टर की हमारी जो ग्रोथ रेट आई थी वो 5.4% आई थी, जो कि एक न्यूनतम ग्रोथ रेट है पिछले 7-8 साल में। और उधर अमेरिका में प्रेसिडेंट का बदलाव हुआ और वहाँ पे ट्रम्प साहब आए। ट्रम्प साहब के बहुत रेडिकल व्यूज़ हैं, वो ग्लोबलाइजेशन के बहुत बड़े फ़ैन नहीं हैं। वो
टैरिफ के सख्त ग्लोबल ट्रेड में कोई उनका बहुत ज़्यादा उनका वो नहीं है। तो ये बहुत एक मुख्य मुद्दा था बजट के सामने की। और तीसरा ये था कि हमारी डिमांड कम हो रही थी इकोनॉमी में। सब जितनी भी अगर आपके थर्ड क्वार्टर के कंपनीज के रिजल्ट आए हैं तो इसमें डिमांड कम होने का बड़ा क्लियर सिग्नल था। तो इन सभी चीज़ों को इस बजट में एड्रेस की गई है। तो पर्सनल इनकम टैक्स में रियायत दी गई है जिससे लोगों को जेब में ज़्यादा पैसा रहेगा और दे विल बी एबल टू स्पेंड मोर मनी ऑन द कंजम्पशन। एक तो ये भावना है इसकी। अब आपने कहा कि इससे 1 लाख करोड़ का घाटा होगा, पर मैंने बजट का डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ा तो हमारे इनकम टैक्स में लगभग 14% की ग्रोथ फोरकास्ट की गई है। तो इस 1 लाख के घाटे को या तो बेटर कंप्लाइंस से अ, इसको इसकी भरपाई की जाएगी। तो कोई और दूसरा आपने मुद्दा कहा कि भई इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट कम किया गया है, ऐसा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 11.4 लाख करोड़ है, जबकि इस साल हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एस्टिमेटेड खर्चा है वो 10.2 लाख करोड़ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट में भी लगभग 10% की वृद्धि है। और इसमें अगर हम जो स्टेट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट स्कीम्स में पैसा दिया गया है, लगभग 4 लाख करोड़, तो उसको भी जोड़ लें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग लगभग साढ़े 15 लाख करोड़ का प्रोविज़न है। तो हमको समूचे रूप में देखना चाहिए। तो अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि इससे हमारा कोई बहुत बड़ा टैक्स का घाटा होने वाला है। और ये तो बेबुनियाद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट में बढ़ोतरी की गई है, पिछले साल के मुकाबले, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा उतना ही एम्फेसिस है। और ये सब अचीव किया गया है फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करके। अभी इस साल का हमारा वित्तीय घाटा लगभग 4.8% है और अगले साल का बजट एस्टीमेट 4.5% का है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी ही मानूँगा मैं कि उधर हमने बजट का घाटा भी कंट्रोल में रखा, पर्सनल इनकम टैक्स में रिलीफ दी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। नहीं, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो फिक्सल डेफिसिट है वो 4.8% ऑफ द जीडीपी अनुमान है करंट। 4.5%। हाँ, करंट फाइनेंशियल ईयर का। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसको 4.4 तक लाने की प्रोजेक्शन है इनकी। प्रोजेक्शन। बिल्कुल जी। एग्जैक्टली, यू आर राइट, जी। और दैट इज अगर आपके अप्रिशिएबल। पेरेंट्स को हाई बट शुगर है तो ये 11 अप्रिशिएबल ओनली व्हेन इट बिकम्स रियलिटी। क्योंकि पेपर्स में कुछ और होता है, हकीकत में कुछ और होता है। मुद्रा लोन गवर्नमेंट ने बहुत पहले स्कीम शुरू करी थी, खूब उसको पब्लिसाइज भी किया, लेकिन एक्चुअल बेनिफिशियरी कितने हैं? क्या आम आदमी को मुद्रा लोन मिल पाया? नहीं मिल पाया। आज भी एमएसएमईज को इन्होंने अनाउंस कर दिया 20 करोड़ टर्म लोन विदाउट एनी कोलेटरल देंगे एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए। अदर सेक्टर्स में भी करा है, एक एक करके मैं आऊंगा, लेकिन वो कागजों में रह पाता है। ऑनेस्टली, अगर आज मैं कोई यूनिट शुरू करना चाहूं और मैं लोन लेना चाहूं तो मेरे को कोई बैंक लोन नहीं देगा। जी। दिस इज द हार्ड फैक्ट। ये नहीं है कि इसी रिजाइन में ये चीज है, पहले भी ये चलती रही है। तो इस चीज को कैसे ओवरकम किया जा सकता है? देखिए, ये ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप जो है ये एक अलग चीज़ है और इसको तो हमें ज़मीनी लेवल पे इसको एड्रेस करना पड़ेगा और ये एडमिनिस्ट्रेशन का मुद्दा है। जहाँ तक पॉलिसी की बात करूँ, आपने कहा लोन नहीं मिलता। जी। तो इस बजट में एक स्कीम का प्रोविज़न है एमएसएमई के लिए, क्रेडिट गारंटी स्कीम। जी। तो एक बैंकों को जो आशंका रहती थी कि हम लोन देंगे कि वो रीपे होगा या नहीं होगा, हम्म। तो इस बजट में ऐसा प्रोविज़न है कि केंद्र सरकार जो एमएसएमई, जो हमारे मध्यम और लघु श्रेणी के कारोबार हैं, वो जो अगर बैंक से लोन लेंगे, तो उसकी गारंटी भारत सरकार देगी। ओके। हुँ। तो ये एक बड़ा अच्छा प्रोविज़न लगा मुझे, क्योंकि इस देश में एक एमएसएमई ऐसा सेक्टर है जो आज की डेट में बड़े उद्योगों के बड़े प्रेशर में है। ख़ास तौर से जब से ई-कॉमर्स आया है, तो बड़े उद्योगों की धीरे-धीरे मोनोपोली होती जा रही है, बट मुझे लगता है कि इससे एमएसएमई को काफ़ी राहत मिलेगी। सर, मैं आपको इंटरप्ट करूं अगर आप इजाजत दें तो? जी, 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 जी। ये आपने ठीक कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी गारंटी दे रही है, लेकिन इस चीज की क्या गारंटी है कि कल को वो भी एनपीएज में तब्दील हो जाएगा? जैसे पिछले 10 साल में 16 लाख करोड़ एनपीएज डिक्लेयर हुए हैं, राइट ऑफ किए गए हैं। अगर मैं गलत हूं तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं।
देखिए, जहाँ तक एनपीए का सवाल है, उसमें काफ़ी बड़ा रोल रहता है कि बैंक ने जो लोन का क्रेडिट अप्रेज़ल किया है उस एंटिटी का जिसको वो लोन दे रहे हैं, जी जी। और उसका क्रेडिट अप्रेज़ल अगर ठीक से किया गया है, तो बैंक एनपीए होने का पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और ये मैंने जो क्रेडिट गारंटी स्कीम के बारे में आपको बताया, इसके साथ कंडीशनैलिटीज़ भी हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लैंकेट मिलेगा, किसी को आँख बंद करके लोन दे दिया जाएगा। उसका प्रॉपर क्रेडिट अप्रेज़ल होगा। पर एक जो बैंक को दुविधा रहती थी कि भई मेरा लोन एनपीए हो जाएगा, तो उससे बैंक को काफ़ी राहत मिलेगी। काफ़ी उससे एक तरह के बैंक को आश्वासन दिया गया है। मुझे लगता है कि इससे लघु मध्यम व्यापारियों को लोन मिलने में आसानी रहेगी। कुछ तो राहत मिलेगी। नहीं, ठीक कह रहे हैं। चलिए, अब प्रदीप जी आपके पास आता हूं मैं। अलग अलग सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने अलग अलग योजनाओं का अनाउंसमेंट किया है। फार्मर्स के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना क्या किया, उसमें 7.5 करोड़ फार्मर्स को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। उसकी लोन लिमिट जो है वो 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है। हम्म। उसमें किसानों को भी बेनिफिट मिलेगा, डेयरी ओनर्स को भी बेनिफिट मिलेगा, फिशरमैन्स को भी बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर मिशन, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत 2047 तक 100 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने का इंडिया का संकल्प है। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप खुद डिफेंस के भी एक्सपर्ट हैं, थिंक टैंक भी चला रखा है, हर मुद्दे को बहुत माइन्यूटली आप ऑब्जर्व करते हैं। जी प्रदीप जी। पहले धन्यवाद वर्षेश जी। मेरे सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। जो पहला आपने पॉइंट उठाया एग्रीकल्चर वाला, तो उसमें मैं कुछ पॉइंट ऐड कर देता हूं, क्योंकि जी हम एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को भी मेंटर करते हैं। तो हम लोग का ग्रुप है, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था अभी दोपहर के। तो एक धन धान्य कृषि योजना तो है ही, आत्मनिर्भरता मिशन ऑफ पल्सेस है। ये एक स्टार्ट किया है, और मेरे को अच्छी तरह याद है 2010 की बात है। उस समय हम लोग ने सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस किया था, और इंपोर्ट ऑफ पल्सेस 1-2 साल में बंद हो गई थी। देयर हैज बीन नो बेटर एग्रीकल्चर मिनिस्टर देन श्री शरद पवार। ठीक है, तो वो एक कमी है इस सरकार में कि कैसे करना है। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को भी किया था। खैर, अभी पल्सेस की कमी फिर हो गई है, और फिर हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये उसके तहत इन्होंने स्टार्ट किया है। ये अच्छा एक मिशन है, और करने के लिए हम लोग को बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग जैसे संपन्नता बढ़ती है तो लोग पल्सेस वगैरह खाते हैं, और चावल और गेहूं के अलावा। किसान क्रेडिट कार्ड वाला आपने बताया, हाई यील्ड सीड्स का मिशन भी स्टार्ट किया, ये अच्छा एक पहल है। और डीप सी मरीन फिशिंग, क्योंकि किसान जो मरीन वाले रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये। और एक मखाना बोर्ड किया है बिहार में, तो वो भी एक अच्छी पहल है, क्योंकि मखाना पॉपुलर हो रहा था काफी। और मैंने कई लोगों से बात किया था, और कई बिहार के लोग हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो रिटायरमेंट के बाद वो किसानी करते हैं मजा के। तो मखाना इज वेरी गुड थिंग दैट दे हैव इनिशिएटेड। और जैसा अभी अनुज जी ने बताया कि क्रेडिट गारंटी जो स्कीम वगैरह की है एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए, उसमें एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स भी हैं, एग्रीकल्चर की छोटी एंटरप्राइजेस हैं, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी हम एमएसएमई में ही लेते हैं लगभग। तो उनको भी काफी सपोर्ट मिलेगा इसमें। तो ये एक कुछ था, मतलब जो बनाया है इन्होंने। और अभी आपने जो मेन पॉइंट किया न्यूक्लियर वाला, तो जो ये अच्छी पहल है कि हम लोग न्यूक्लियर में एनकरेज कर रहे हैं। ये हम लोग ने 2010 में 8 में न्यूक्लियर डील करके इनिशिएट किया था, बट हम लोग ने सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटीज बिल लेके आए थे 2010 में। तो उसमें हम लोग की कंडीशंस हैं कि जो मैन्युफैक्चरर होगा प्लांट का, इक्विपमेंट का, हमारे यहाँ तो वो इतनी नॉलेज है नहीं, किसी को नॉलेज क्या कैपेबिलिटी नहीं है इंडिया की कि हम लोग अपने ओन पर कुछ चीजें डिजाइन करके बना पाए। ये मतलब ब्लंटली मैं बता रहा हूँ। तो हम लोग रशिया से लेते हैं, जापान से लेते हैं, फ्रांस से लेते हैं, तो अमेरिकन कंपनीज भी हैं। तो उन्होंने, उनकी जिम्मेदारी बन रही थी, बिकॉज ये आफ्टर भोपाल गैस
हम लोग बड़ा सहम गए थे और जो मैन्युफैक्चरर या डिजाइनर है इक्विपमेंट का उसकी जिम्मेदारी फिक्स करनी थी। तो सिविल लीगल लायबिलिटीज बिल में पूरी पूरी जिम्मेदारी उसकी भी डाल दी गई थी, जो अमेरिकन कंपनीज एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा कि हमने प्लांट लगा दिया है और उसके बाद वो अगर इंडियन चलाते हैं तो वो जिम्मेदार है उसके। तो ये एक इशू था। तो अब जो मेरे को लग रहा है ये बजट जो है ट्रम्प की छत्र छाया से हुआ है। आपने न्यूक्लियर डील अनाउंस की, मतलब न्यूक्लियर पावर के लिए सारे सारे जो बड़े मैन्युफैक्चरर वहीं से आएंगे। इंडिया के जो लोग हैं अडानी अंबानी सब उनके स्टेपनी की तरह रहेंगे छोटे मोटे और सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया में आप बिजनेस करना है तो इंडियन पार्टनर रखना पड़ेगा आपको। वो सारी टेक्नोलॉजी जनरल इलेक्ट्रिक वेस्टिंग हाउस यहाँ से आएगी और वो लोग इतने बड़े बड़ी कंपनियां हैं जो अमेरिका की पूरी इकोनॉमी में अच्छा खासा उनका वर्चस्व है। तो वहां से जब डिजाइन होकर आएगा तो उनकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है। आई डोंट नो वेदर व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशंस इन फ्यूचर। अगर वो प्लांट लगाते हैं कहीं पे वो ब्लास्ट हो गया या कोई लीकेज हो गया चेरनोबिल टाइप का, तो जो लोग मरेंगे लाखों हजारों, तो उनका कौन खामियाजा भुगतेगा। तो लेकिन हमको ट्रम्प को तो प्लीज करना है, तो ये एक है बात इस पे। डिफेंस में तो जो नॉर्मल डील्स हैं वो तो चली रही हैं, और न्यूक्लियर में जो बाकी देश के हैं आपके फ्रांस और रशिया, वो लोग ने पहल की है इस बीच। उन लोगों ने एक्सेप्ट कर ली थी वो कंडीशन सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटीज बिल की, और उन्होंने लगाए भी हैं प्लांट, लेकिन ज्यादा नहीं किया। यूएस की कंपनीज उनकी डीप पॉकेट्स हैं, वो लोग ज्यादा कर सकते हैं। तो ये किए इसमें सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटीज में वो क्लॉज अगर हटेगा तभी वो कंपनियां आएंगी। अब ये डेविल लाइज इन डिटेल है कि जब न्यूक्लियर बिल का अमेंडमेंट होगा सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटीज बिल का, तो उसमें वो क्लॉज को क्या करते हैं, किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, ये बात थी। मोदी गवर्नमेंट ने पहले अटेम्प्ट किया है 4-5-6 साल पहले, तो उन्होंने कहा कि ये पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, बट वो इतना बात बढ़ नहीं पाई क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी भी इतना ह्यूज अमाउंट है नहीं कोई करना चाहता है। तो अब वो क्लॉज ही अगर हटा देंगे तो क्योंकि अब मेरे को तो यही लग रहा है क्लॉज हटाएंगे, क्लॉज हटाएंगे तो जिम्मेदारी उनकी कुछ नहीं होगी, और हमारे यहाँ के जो ऑपरेटर्स होंगे वो जिम्मेदार होंगे, चाहे वो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन हो या कोई प्राइवेट कंपनी हो या जैसे भी हो। ये एक इशू रहेगा, बट नेवरदलेस ये अगर कर लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट जरूर आएगा हमारे यहाँ, और बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा। हाँ, इसमें एक चीज इन्होंने अच्छा किया है कि मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर्स को अलाउ किया है। जो कम कैपेसिटी के होंगे और छोटे हैं उनको ज्यादा हमको फैसिलिटीज नहीं क्रिएट करनी पड़ती हैं। वो एक ज्यादा तरीका है जिसमें हम लोग अपना पॉल्यूशन फ्री तरीके से पावर जनरेशन कर सकते हैं, क्योंकि सोलर का एक लिमिटेशन है, उसके बाद जा नहीं सकते हैं। और फॉसिल फ्यूल पे हम लोग का जरा बंदिश है, लेकिन हम लोग लगा तो रहे हैं प्लांट। एनवायरमेंट लॉबी, क्लाइमेट कंट्रोल लॉबी उस पर प्रेशर डालेगी। तो न्यूक्लियर पावर एक अच्छा ऑप्शन है, और उसको अगर ये बन जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है भी, तो हमारे यहाँ कोई मॉड्यूलर या छोटा न्यूक्लियर पावर स्टेशन बना नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड में, कोई ना कोई बाहर से लेके आएगा। इसके बाद अगर लेके आते हैं और लगता है तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग बड़े बड़े डेटा सेंटर खोल रहे हैं और एआई में, क्वांटम कंप्यूटिंग में घुसना चाहते हैं। वहां पे पावर गजलर्स होते हैं, और हमारे पास अगर ये सब लगा दिया तो इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट हो जाएगी कि हम लोग को दिक्कत हो जाएगी। पता चला कि एनर्जी की अवेलेबिलिटी ही बॉटलनेक हो रही है हमारा एआई में प्रोग्रेस करने में। तो इसके तहत ये अच्छी सोच है, बट कैसे डील करेंगे ये सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटीज वाला, ये एक पेन पॉइंट है अमेरिकन न्यूक्लियर इंडस्ट्री को, वेस्ट की ब्रदर। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रदीप जी आप। बसनीश जी, इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। प्रदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी शेयर करने के लिए। ये इस बार एक बहुत नई चीज, अभूतपूर्व पहल की गई है, और न्यूक्लियर पावर सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के खोलने की बात की गई है। और इसके लिए जो हमारा एक एटॉमिक एनर्जी एक्ट है उसको अमेंडमेंट किया जाएगा, और उसके तहत जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उनको एसएमआर, जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की प्रदीप जी ने बात कही, उसमें भागीदारी के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, और 2032 तक 4 ऐसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर करने की बात की गई है, स्थापित करने की। हाँ अनुज जी, ये फॉर्मली ये लेके आए हैं, बट ये 3 साल से डिस्कस हो रहा है।
हम्म। ये पर्टिकुलर इशू जो है प्राइवेट सेक्टर वाला 3 साल से डिस्कस हो रहा था। बात अटकी थी ये फॉरेन इन्वेस्टर्स किस कंडीशन पे आएंगे। नहीं, मैं एसएमआर की बात कर तो रहा हूँ। कोई भी प्राइवेट सेक्टर हमारा पैसा तो लगा देगा, लेकिन हाँ हाँ, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की ही मैं बता रहा है कि कोई भी पैसा तो लगा देगा, लेकिन टेक्नोलॉजी तो नहीं है उनके पास। तो टेक्नोलॉजी पार्टनर जो है, हमारे जो न्यूक्लियर लायबिलिटीज बिल में टेक्नोलॉजी पार्टनर की पूरी जिम्मेदारी फिक्स की गई है। वो लोग इस बात से ऑब्जेक्ट करते हैं। तो ये एक अच्छा है कि उसको फॉर्मली लाएंगे, तो उसके साथ सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटीज बिल को भी अमेंड करेंगे। ठीक है, मानता हूँ आपकी बात। दोनों ही प्रबुद्ध पैनलिस्ट ने अपनी अपनी राय रखी, सारे दर्शकों को भली भांति तथ्यों से अवगत कराया। इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। कभी भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो डबल एज स्वॉर्ड होती है। उसके बेनिफिट्स भी होते हैं, साथ साथ उसके ड्रॉबैक्स भी आते हैं, बहुत कम साइमल्टेनियसली। यही हाल ऐसा है जैसे प्रदीप जी ने बताया आपने पूरे उसमें, कि भाई कल को अगर अनफॉर्चुनेटली कोई ब्लास्ट हो जाता है तो वो विल बी द रेस्पॉन्सिबल। तो सारे फैक्टर्स को, मोर ओवर अभी एक ये इनिशियल स्टेजेस पे है, जैसा कि आप दोनों कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसका संज्ञान जरूर लेना चाहिए और जो भी अनोमलीज हैं उसको रेक्टिफाई करी जाए। अब आता हूं मैं डॉक्टर कविता गुप्ता आपके पास। एजुकेशन में बूस्ट देने की कोशिश की गई है। जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के, सबको फ्री ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, साथ में पब्लिक हेल्थ सेंटर्स उनको फ्री ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, जिससे पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में बहुत लोग लाभान्वित होंगे। वन थिंग। सेकंड थिंग, आप मेडिको प्रोफेशनल हैं, कमिंग ईयर में 10,000 मेडिकल सीट्स बढ़ाने का प्रोविजन बजट में रखा गया है और आगामी 5 साल में 75,000 बढ़ाने का, साथ ही आईआईटीज में एक्सपेंशन करने का रखा गया है। तो कुल मिलाकर के, जैसा अगर हम इसको दोनों तरफ से देखें, एक तरफ आईआईटीज में स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है, एमबीबीएस में स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है, तो क्या क्वालिटी एजुकेशन वो मिलेगी जो पुराने 7 आईआईटीज हैं और जो आज की डेट में 23 आईआईटीज हैं, बाकी कुछ आईआईटीज को छोड़ दें तो आज भी उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या वो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन मेंटेन रख पाएगी गवर्नमेंट? जी कविता जी। मैं तो यही समझती हूँ भारतेश जी कि ये जरूर होगा कि स्टैंडर्ड ऑफ क्वांटिटी दोनों ही बढ़ रही है, क्योंकि आप देख रहे हो जिस तरह से हर सेक्टर में, हर फील्ड में हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग न्यूक्लियर पावर पर भी बात कर रहे थे, अभी हम एग्रीकल्चर में भी बात कर रहे हैं, अभी हम इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पर भी बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ने का, विकसित भारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हमें आगे और युवा वर्ग की जरूरत होगी, हमें और ज्यादा बुद्धिमता की, बुद्धिजीविता की आवश्यकता होगी। तो वो बुद्धिजीविता की आवश्यकता ये स्टूडेंट्स ही फुलफिल करेंगे, चाहे वो मेडिकोज हो, चाहे वो आईआईटीएंस हो। जितनी ज्यादा हमारी यूथ विजडम हमारे काम आ सकती है, उतनी ज्यादा यूज हमारे में आएगी। और कहीं ना कहीं जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है, तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं वो अपना स्थान स्वयं ही बना लेते हैं। तो कोई भी ऐसा आईआईटीएन या कोई भी ऐसा मेडिको नहीं होता जो खाली घर बैठता है। आज के समय में भी ऐसा नहीं है और भविष्य में भी मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होगा। चलिए मान लेते हैं, लेकिन आप साथ साथ ये भी मानेंगे कि जो बजट आज अनाउंस हुआ है उसमें पॉपुलिस्ट मेजर्स सिर्फ इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए करे गए हैं। जैसे जुलाई 2024 में बजट अनाउंस किया गया था, उसमें आंध्रा को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया था और इस बजट में सबसे ज्यादा महत्व बिहार को दिया गया है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन ड्यू है अभी।
आप लोगों का दृष्टिकोण ऐसा हो सकता है, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। मुझे लगता है ये जो बजट है ये टोटली हमें कहीं ना कहीं विकसित भारत को ध्यान में रखकर दिया गया है। हमारा जो इम्पोर्ट है हमें वो बढ़ाना है। तो आप जैसे देख भी रहे हो, बिहार में मखाने की खेती पर ध्यान दिया जा रहा है। मखाने की इस समय में इंटरनेशनल डिमांड भी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग मखाने से इम्पोर्ट का आगे बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं। दूसरा दालों की जो खेती है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो उस ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल वे में अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज्यादा उत्पाद प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उसके अनुसार मुझे तो ये लगता है कि ये ओवरऑल पूरे देश को बेनिफिट देने वाला है, ना कि सिर्फ बिहार को। हाँ ठीक है, बिहार का पिछले बहुत सारी सरकारों के अनुसार विकास कम हुआ था। इस समय में आवश्यकता है बिहार के ऊपर ध्यान देने की। बिहार के भाई बहन भी हमारे हैं, तो हमें पूरे राष्ट्र को एक ही दृष्टिगोचर से देखना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि बिहार में अगर विकास का माहौल बन सकता है तो हम उसको पूरा पूरा अधिकार दें कि वहां विकास हो सके। नहीं, मैं इस चीज के विरुद्ध नहीं हूं कि बिहार को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है। नो डाउट सभी स्टेट्स इक्वल हैं, सबको हाँ, समानता का अधिकार है। जो बैकवर्ड हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए भी गवर्नमेंट को प्रयास करने चाहिए। मखाना बोर्ड के लिए क्योंकि मखाना की खेती सबसे ज्यादा बिहार में होती है, तो उसको प्रमोट करने के लिए मखाना बोर्ड का वहां गठन किया जाना है, बहुत काबिले तारीफ स्टेप है। लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, उसका भी बिहार के अंदर ही, इसके पीछे क्या गवर्नमेंट की मंशा क्या है? सारे के यही सारे मंशा है प्रोजेक्ट कि बिहार को ही देने हैं क्या आपको? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी जगह भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि किसी भी चीज की अगर हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल जहां भी अवेलेबल है वहां हमें दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करना होता है। इसीलिए भाई फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर वहां इंडस्ट्रीज लगेंगी तो बाकी जो हम ये अपना कार्यक्रम करना चाहते हैं, मखाना के ऊपर जो काम करना चाहते हैं, दालों पर काम करना चाहते हैं, वो आसानी से हो सकता है। इसी तरह से हम लोग ट्रांसपोर्ट में भी वहां एयरपोर्ट पर भी काम कर रहे हैं, जिससे हमारा कनेक्टिविटी बढ़ जाए। कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो वास्तव में पूरी तरह से हम वहां पर अपनी कोई भी स्कीम लॉन्च कर पाएंगे। आधे अधूरे काम से फल नहीं मिलते। तो मुझे लगता है ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है। हमें अगर किसी एक क्षेत्र को आगे बढ़ाना है तो बाकी क्षेत्र को भी वहां पर स्थापित करना होगा। ये उसकी सहायतार्थ किया जा रहा है कि बिहार हमारा आगे डेवलप्ड हो सके, एक अच्छी स्टेट के रूप में पूरे भारत में अपना नाम फैला सके। चलिए ठीक है राकेश जी, आपके पास आता हूं। जैसे कविता जी ने डिफेंड करने की कोशिश करी कि जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट बिहार को दिए गए हैं, मैंने तो कुछ ही गिनाए थे, अभी कुछ और भी मैं संज्ञान में लाना चाहूंगा आप सबके। आईआईटी पटना की हॉस्टल कैपेसिटी को बढ़ाने का प्रोविजन है। साथ साथ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स वो बिहार में ही बनाए जाएंगे। तो बिहार को इतनी प्राथमिकता क्यों दी जा रही है, इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आप कैसे लेते हैं राकेश जी? जी सभी पैनलिस्ट को नमस्कार और भरत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो एक बात बता दूं जी, है तो अजीब सी कि एक वो छोटी सी बात है कि मोदी जी की बात की और चाइना की माल की कोई गारंटी नहीं है। जहां तक बिहार का सवाल है, तकरीबन 10 साल पहले मोदी जी ने एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग अटेंड की थी और बड़े बढ़िया तरीके से वहां पे शुरू किया था कि भाई मैं बिहार को क्या दे दूं, बोलो क्या चाहिए। 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख और वहां पे 1.25 करोड़ रुपए की वो करके आए थे कि बिहार को मैं पैकेज दूंगा। उस समय नीतीश कुमार जी बिहार में थे और सेंटर में हमारे माननीय मोदी जी थे। अगर 10 साल पहले बिहार को दिया होता तो बिहार को कितना फायदा होता। उस समय भी इलेक्शन थे, आज भी इलेक्शन है। तो ये जो कह रहे हैं कि हम इतना दे देंगे, अब बिहार को जो भी परियोजनाएं दी गई हैं, जो भी दिया गया है, उसका अगर आप लगाएंगे तो तकरीबन 65-70 हजार लाख करोड़ के करीब बनता है। तो पहले तो मोदी जी अपना 10 साल पहले का वायदा पूरा करें, 1.25 लाख करोड़ का बिहार का, और उसके बाद आगे बात करें। नहीं, बिहार में राकेश जी मैं यहाँ आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। आपने नीतीश कुमार के लिए बोला, तो नीतीश कुमार तो उसके बाद आपके भी सहयोगी थे। आपने भी उनके सहयोग के साथ बिहार में शासन किया है।
पर हमने मोदी जी से तो जबकि इसके पहले जबकि सवा लाख जीत के करोड़ का पैकेज नहीं एक दिया। मिनट, जबकि जीत के वो किसी दूसरी पार्टी से आए थे, शासन आपके साथ किया, उसी तरह से उससे पहले चाहे भी वाइस वर्सा हुआ है। तो बिहार की राजनीति कोई नई नहीं है लोगों के लिए। बिहार के लोगों में राजनीति नस नस में बसती है। तो ये मैं यही कह रहा हूँ, ये तो अब बिहार के लोगों को देखना है कि जो बात 10 साल पहले सवा लाख करोड़ की कही दी थी, आज 65-70 हजार लाख के बारे में जो बोला गया है वो इम्प्लीमेंट होगा या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। दूसरी बात यह है कि बड़ा लोक लुभावन सा बजट दिया गया है सरकारी कर्मचारी वेतन भोगी इनको। तो उसमें तकरीबन 1 लाख करोड़ का गवर्नमेंट को लॉस होता है, वो कहाँ से पूरा करेगी? ये देखने की बात है कि आखिर वो रिसीट आएंगी कहाँ से। उसके लिए हिंदुस्तान की पूरी जनता का जो है, आप ये ए पाउंड ऑफ फ्लैश आपने सुनी होगी, इस तरह से जो पूरी जनता को उससे प्रभावित किया गया। मैं आपको एक देखिए, एक बात बता देता हूं कि आप देखेंगे शिक्षा सबसे पहले ले लीजिए। शिक्षा में 11,584 लाख करोड़ इस बार कम कर दिया। आप ये बताइए, जब शिक्षा में कम कर रहे हैं तो कहाँ से तो आईआईटी के ये कॉलेजेस खोल देंगे, यूनिवर्सिटी खोल देंगे, और कहाँ से मेडिकल की सीट बढ़ा देंगे? इसी बजट में नहीं, इससे पहले के बजट में भी ये कहा गया था कि अगले 5 साल में हम इतने मेडिकोज को कर देंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो ये सब जो है कोरे वादे हैं, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात, आप शिक्षा के बारे में जो कह रहे थे कि विकसित होगा भारत, तो इस बजट में जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात की थी मोदी जी ने, इस बजट में 5 ट्रिलियन का कहीं पर नाम निशान तक नहीं है। वो अपनी बात से बैकआउट हो गए। दूसरा देखेंगे, एक सामाजिक जो हमारा खर्चा है, उस सामाजिक खर्चे में इन्होंने अब 4,018 लाख करोड़ रुपए कम कर दिए। इसी तरह खेती में 10,992 लाख करोड़ कम कर दिए। ग्रामीण विकास पे 75,733 लाख करोड़ कम कर दिए। शहरी विकास अर्बन डेवलपमेंट में इन्होंने 19,907 लाख करोड़ कम कर दिए। नॉर्थ ईस्ट को जो दिया करते हैं, लुक नॉर्थ ईस्ट, लुकिंग नॉर्थ ईस्ट, उसमें इस बार 1,894 लाख करोड़ रुपए बजट में कम कर दिए। और जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर में 1,255 लाख करोड़ की कटौती कर दी। तो ये कुल कटौती 1,24,128 लाख करोड़ बनती है। तो आप एक बात देखिए कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि वेतन भोगी लोगों को हम 1 लाख के करीब दे रहे हैं, जो रिलीफ दे रहे हैं वो तकरीबन 1 लाख करोड़ बनता है। क्यों क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन है। आप देखिए कि सबसे ज्यादा वेतन भोगी लोग हिंदुस्तान में दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली का इलेक्शन है, आज वो आया और कल ही इसका असर भी आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, तो इलेक्शन से पहले ये जो बिहार को वादा किया गया है, ये वादा पूरा होगा या नहीं होगा, ये तो बिहार की जनता बताएगी। दूसरी बात आप देखेंगे कि ये कहते हैं 6500 आईआईटी और 10,000 के करीब एमबीबीएस के हम डॉक्टर्स जो है जनरेट करेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि जिस दिन भी हमारे डॉक्टर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जाना बंद हो जाएंगे, उस दिन हम मानेंगे कि हाँ भाई सरकार ने कुछ किया है। दूसरा, आप एक चीज और देखिए कि जो बजट है, इसमें जो रिलीफ दिया गया है लोगों को, कि कितना रिलीफ मिलेगा, ये तकरीबन आप समझे 13 लाख पे 25,000, 18 लाख पे 70,000, और 25 लाख से ऊपर का जो स्लैब आएगा उसमें 1,10,000 का फायदा होगा एक इंडिविजुअल को। सर ये तकरीबन 1 लाख बनता मैं है। इंटरप्ट करूंगा, 12 लाख पे 80,000 का फायदा हो रहा है। 80,000 का नहीं होगा, मैं अगर हो तो ये सर पूरा आप एक्सप्लेन कर कैलकुलेट कर सकता हूँ। लीजिएगा, अनिरुद्ध जी। आप अगर मैं चलिए, गलत हूं तो आप 80,000 रेक्टिफाई कर का सकते नहीं, पहले जो फायदा था उसमें रब में अनिरुद्ध जी बता हाँ देंगे, हमारे से ज्यादा समझदार है इस मामले में। हैं। जी 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 जी। पहले में रब में अगर कंपेयर किया जाए तो 25,000 का फायदा है। दूसरी बात, आप ये देखिए कि हमारा देश जा कहाँ रहा है। हमें ये भी तो देखना है कि जीएसटी कितना लिया जा रहा है। अब जीएसटी जो है वो 4 लाख करोड़ बढ़ा दिया गया है। जीएसटी कौन पे करता है? आप पे करते हैं, मैं पे करता हूँ, जो 50,000 कमाता है वो भी पे करता है। तो नहीं, इधर का उधर, उधर का इधर कर दिया मैं गया है। थोड़ा सा जीएसटी की बात करी तो मैं आपको एक आंकड़ा सभी दर्शकों के लिए एक पेश कर देता हूं। जो इस फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी कलेक्शन का अनुमान है, वो मोटे तौर पे 10,62,000 करोड़ रुपए का है। उसमें से सबकी जानकारी के लिए बता दूं
64.3% जीएसटी जो आता है, सबसे गरीब तबका जो है 50% वहां से आता है। उसके बाद 33% जीएसटी कलेक्शन होता है मिडिल क्लास, जो 40% आबादी का है, वहां से होता है। और जो अपर क्रीमी लेयर है, वहां से मात्र 3% जीएसटी आता है। तो सारा का सारा जो टैक्स पे कर रहा है, वो लोअर ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप पे कर रहा है, 97%। तो उनको राहत देने के लिए अगर इस तरह का प्रोविजन किया गया है कि लगभग लगभग 50,000 से लेके 1,10,000 तक मिडिल इनकम ग्रुप वालों को बेनिफिट मिल जाए, तो उसमें राजनीति को एक क्षण के लिए हम परे कर देते हैं, तो उसमें आपत्ति क्या है राकेश जी आप? देखिए सर, ऐसा है कि हमारे यहाँ स्लैब पहले भी था, आज भी है। अब आप देखेंगे कि 2 लाख 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक, तो मतलब 5 लाख तक हमारे कितने इनकम टैक्स के अंदर लोग आए? 4 करोड़ 42 लाख। और वो 5 से लेके 10 तक कितने हैं? 1 करोड़ 32 लाख। तो इससे पता लगता है कि हुआ क्या है। अब इसमें कमी कितनी हुई आप बताइए इसके साथ साथ, नहीं, मैं तो कि जो हमारा 2.5 लाख था उसमें कम हो गया, जो हमारे 1 से 1.5 लाख की करीब जब इनकी हमारी इनकम थी, इनकम जो है अब कम होती चली जा रही है, और हमारे जो टैक्स पेयर का जो स्लैब था वो गड़बड़ाता जा रहा है। तो उसका लब्बो लबाब ये है कि जो लोग कम पैसे कमा रहे हैं, जो लोग 2.5 लाख से 5 लाख तक कमा रहे हैं, वो इस तरह से करके और उस स्लैब पे फर्क पड़ता है। दूसरी बात आप देखेंगे, मैं नहीं ये नहीं कह नहीं रहा था सर, कि नहीं नहीं जीएसटी नहीं में, सर, इवन जो 12 लाख तक कमा रहे हैं उनको भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा। आप तो 2.5 से 5 लाख का ब्रैकेट बता रहे हैं। मैं तो बच्चू आपको जी, ये ये कह तो रहा हूं बिल्कुल कि जो निर्विवाद है कि 2.5 से 5 लाख तक जो लोग कमा रहे हैं, उन लोगों में कितने लोग कम हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 12.5 लाख वालों को फायदा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कितने लोग कम हो गए हैं, इसके बारे में जो है सोचने वाली बात है। चलिए, तो ये मेरे अनिरुद्ध पास जी अभी कुछ है बोलना नहीं। चाह रहे थे। अनिरुद्ध जी आप। जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अनिरुद्ध, ये भरतेश जी, बार बार ये शंका जाहिर की जा रही है कि हमने जो टैक्स रेट कम किए हैं और 1 लाख करोड़ का जो हमने एक टैक्स फोरगो किया है, तो उसकी वजह से क्या हमारे डायरेक्ट टैक्स के टारगेट पूरे हो पाएंगे? तो इसमें मैं आपका ध्यान एक केनेशियन इकोनॉमिक्स पे लेना चाहूंगा कि केनेश जॉन मार्नट कीन एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं और सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे एक माने हुए इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। तो उनका ये सिद्धांत है कि अगर आप जनता की जेब में ज़्यादा पैसा डालोगे, इधर बाय वे ऑफ रिडक्शन ऑफ टैक्स और बाय वे ऑफ सब्सिडी, तो उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो इसमें जो हमारी टैक्स में छूट मिली है, उसकी वजह से जो हमारे जो उत्पादों की, जो गुड्स की और सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, गुड्स की सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। तो जो हमारा टैक्स में लॉस हो रहा है, जो टैक्स हम फोरगो कर रहे हैं, दैट विल बी परहैप्स मोर देन मेड अप बाय वे ऑफ मोर इकोनॉमिक ग्रोथ और हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। और दूसरा, मैं अगर पिछले 2-3 साल का अगर ट्रेंड देखूं, तो दिस गवर्नमेंट हैज ऑलवेज अचीव्ड इट्स टारगेट। कभी ऐसा नहीं हुआ कि गवर्नमेंट अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रही है। ये मैं बिल्कुल राजनीति से ऊपर की आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। नहीं, ठीक ठीक कह रहे हैं अनिरुद्ध जी आप। एक एक मिनट भरतेश जी, मेरे को एक्सप्लेन कर दे दो आप, 1 मिनट ऐसे बीच में ना करो। आप देखिए कि हमारे यहाँ कितने करोड़पति बढ़ गए। 1.80 लाख करोड़पति बढ़ गए। चलो अच्छी बात है, बढ़ जाए, कोई बात नहीं। ये पहले 80,000 थे हमारे यहाँ, जो 50 लाख से और एक करोड़ के बीच में आते थे। उसके बाद जो 25 से 50 लाख तक आते थे, वो हमारे पास तकरीबन जो है 2.5 लाख लोग थे, जो अब 16 लाख लोग हुए। मतलब कि इस ब्रैकेट में इतने लोग बढ़ गए हैं। उसके अलावा 10 से लेके 25 तक हमारे पास 70 लाख लोग थे। अब जो सबसे नीचे का तबका है, वो तबका हमारे पास 2014 में 1 करोड़ 60 लाख था। आज जब हम ये बात कर रहे हैं, उस समय इसमें जो है केवल 46 लाख लोग हैं, या कि 1 करोड़ और तकरीबन 22-18 लाख कितने हुए, इतने लोग 1.5 से 2.5 लाख के ब्रैकेट में कम हो गए। ये ठीक है, जब तक हमारा नीचे का तबका मार्केट के अंदर पैसा नहीं फेंकेगा, जब तक हमारे नीचे के लोग मार्केट में तबके में पैसा नहीं फेंकेंगे, तब तक परचेजिंग पावर नहीं बढ़ सकती। नहीं, तो बिल्कुल इस ठीक कह रहे बजट हैं में राकेश ऐसी जी कोई आप चीज नहीं है कि कि जिससे मार्केट बहुत बड़ा हो जाएगा, फ्लरिश कर जाएगा। मान लीजिए मैं बहुत करोड़पति आदमी हूँ, एक मकान खरीद लूंगा तो क्या हो गया उससे? उसमें क्या गया? जीएसटी तो लगा नहीं, मैंने मकान खरीद लिया।
गरीब आदमी सबसे ज्यादा चीजें खरीदता है, तेल खरीदता है, ओएस खरीदता है, बिस्किट खरीदता है, ये चीजें जो खरीदता है इस पे टैक्स है। और स्वच्छ भारत मिशन का टैक्स 9% हो गया, देखो आप। नहीं, राकेश जी, मैं आऊंगा आपके टैक्स पास। हमारे से अभी लिया जा बाकी रहा है। मेलावत जी भी अभी तक उनके पास चांस नहीं मिला है उनको। तो बाकी सारे मुद्दे को एक बार फिर से मैं करूंगा। मेलावत जी, किसानों के लिए जैसा आपको एक्सपेक्टेशन थी कि किसान सम्मान निधि जो है 6,000 से बढ़ा करके 12,000 कर दी जाएगी, लेकिन बजट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया गया। लेकिन कुछ चीजों पे इंसेंटिव्स देने की बात की गई है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड पे लिमिट लोन की बढ़ा दी गई है। तो कुल मिलाकर के आप इस बजट को कैसा देखते हैं? किसान फ्रेंडली देखते हैं या कैसा देखते सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्ते और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। देखिए भारतेश जी, आपने मेरा सबसे आखिरी नंबर दिया और ठीक मायने में 50% आबादी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। आज यदि बजट ठीक मायने में किसान फ्रेंडली तो कह ही नहीं सकते। सर, आपको पूरा टाइम दूंगा, आप आराम से बोलिए। हाँ ठीक है जी। टाइम तो आधा मिल था 50% आबादी को, लेकिन चलो जितना देंगे उतना ही। आपका धन्यवाद। नहीं सर, मेरी मजबूरी देखिए, है कि जी, कैरी ऑन। किसान केवल इन्होंने कर्जा दिया है। जो 2016 में किसान की आय दुगनी करने का वादा था कि 2022 तक किसान की आय दुगनी करेंगे, वो आय तो दुगनी नहीं की, लेकिन कर्जा दुगना जरूर कर दिया। आज एमएसपी के लिए पिछले 1 साल से डल्लेवाल जी जो ना जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहे हैं। एमएसपी यानी कम से कम न्यूनतम जो समर्थन मूल्य, सपोर्ट प्राइस है, वो बेनिफिशियल प्राइस नहीं है, वो लाभकारी मूल्य नहीं है, वो केवल कम से कम है कि जब किसान घाटे की तरफ बढ़े तो उसको एक राहत किसान को सरकार की तरफ से दी जाए। आज दालें आयात होती हैं, खाद्य तेल आयात होते हैं, पाम ऑयल आयात हो रहा है, लेकिन किसान को, इस देश के किसान को नहीं देंगे। देश की किसान की जेब में गया पैसा इस देश में सर्कुलेट होगा, इस देश में खुशहाली लेके आएगा, इस देश के जो ना बाजार में चमक पैदा करेगा। लेकिन किसान को कमजोर करके, जो उसकी दृष्टि है कॉरपोरेट की कि उसकी जमीन को छीना जाए, उसको कर्जे में डुबो करके उसको आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाए, वो स्थिति में जरूर सरकार उसको लेके आई है। 3 से जो 5 लाख का अभी जो क्रेडिट कार्ड का वो हुआ, वो क्या है? कर्जा है। लाभ क्या मिला उसको? एमएसपी के लिए कितना है, या उसको बेनिफिशियल प्राइस के लिए हमने क्या किया है? उसको जीएसटी में हमने कितना कंसेशन दिया? जो इनपुट में जो भी सामान लगता है, इनपुट पे जीएसटी का कितना भारी वो है। और बेशक वो इनकम टैक्स नहीं दे रहा किसान, इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है कृषि, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो देता ही देता है। देश की 50% किसान आबादी माचिस खरीदती है तो टैक्स देता है, चाय पत्ती खरीदता है तो टैक्स देता है, कुछ भी चीज खरीदता है, यहां तक कि नमक खरीदता है तो भी वो इनडायरेक्ट टैक्स देता है। सर, तो टैक्स तो वो देता। आपको मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। आपने बहुत बढ़िया पॉइंट उठा दिया कि भाई डायरेक्ट अच्छा, टैक्सेस किसानों को नहीं देना पड़ रहा। तो क्या ये किसानों के लिए इंसेंटिव नहीं है कि अभी तक भी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं रखी है गवर्नमेंट ने कि 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़? जी जी मेलावत जी। तो उस दायरे में आई किस देश के किसान की इनकम कितनी है? इनकम है ही नहीं। बिल्कुल ठीक था, मैं आपसे पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। टैक्स दे रहा है, अप्रत्यक्ष कर तो देता ही देता है। कोई भी सामान वो खरीदता है, कपड़ा खरीदता है, वो किताबें खरीदता है, वो जो ना माचिस खरीदता है, वो नमक खरीदता है, कुछ भी खरीदता है, तो टैक्स तो वो दे रहा है। अब उस दायरे में तो आ ही नहीं रहा। आप उसकी इनकम बढ़ाइए ना, टैक्स लीजिए आप। उसकी इनकम बढ़ाने के लिए सरकार ने अब तक क्या किया? उसका कर्ज बढ़ाया है कि वो कर्ज के उसमें बोझ के तले दब करके और सुसाइड करे या अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर हो जाए। इससे ज्यादा कुछ किया नहीं सरकार ने अब तक। 50% आबादी की शिक्षा का क्या हाल है? आज ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्कूल बंद हो रहे हैं। आज ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। आज न्याय के लिए वो गुहार लगा रहा है। 5 साल 10 साल जो ना उसको चक्कर काटना पड़ रहा है। आज वकील 1,50,000 से नीचे नहीं हो रहा, और आज वो हर प्रकार का दंश देश में झेल रहा है। आंदोलन करता है
तो उसको कुछ भी आरोप लगा देते हैं आप। सरकार उसको बात को पूरा सुनने की बजाय, उससे संवेदना रखने की बजाय, हमदर्दी सहानुभूति रखने की बजाय, और जब उनके सामने किसान अपनी मांग लेकर के खड़ा होता है तो उस पर कुछ भी आरोप लगाते हैं। और वो मांग नहीं है, केवल वही बातें हैं जो इस सरकार ने 2014 से पहले किसान से वादा किया था स्वामीनाथन रिपोर्ट का, जो 13 महीने किसान आंदोलन चलने के बाद में लिखित में समझौता किसानों से किया था एमएसपी का। आज वो वायदा केवल याद दिलाया जाता है तो फिर उसको देशद्रोही तक हम घोषित कर रहे हैं। ये आज किसान की हालात है, उसके बच्चों की शिक्षा की क्या हालात है, उसके हेल्थ की क्या हालात है, और आम आदमी से नीचे की जिंदगी वो जीने को मजबूर है। आज या तो वो अपनी जमीन बेचने को मजबूर है या सुसाइड करने को मजबूर है। किसी भी तरह आज देश का किसान लाभ में नहीं है। आज किसान के उत्पाद पे आप जो ना लाभ नहीं देंगे और विदेश से मंगा करके जो ना आप दाल भी आयात करेंगे, आप खाद्य तेल भी आयात करेंगे, आप और चीजें आयात करेंगे, लेकिन देश के किसान को नहीं देंगे। देश के किसान का पैसा दिया हुआ देश में सर्कुलेट होगा, खुशहाली लेकर के आएगा। इसलिए देश के किसान को सरकार ने ज्यादा से ज्यादा उसकी जो मेहनत है, उसकी जो लागत है, उसके अनुसार उसका जो ना फसल का दाम तय करके और उस पर एमएसपी बढ़ा करके उसकी गारंटी का प्रावधान करना चाहिए, जिससे कि उसकी इनकम बढ़ सके और उस कर्ज के बोझ से बच करके और वो एक सम्मान की जिंदगी इस देश में जी सके। अभी शिक्षा का बजट कम किया, हेल्थ का बजट बढ़ाया नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की, हेल्थ की हालत क्या है? किसी भी वेलफेयर स्टेट का ये जो ना मतलब दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो देश के लोगों की शिक्षा का ध्यान रखे, देश के लोगों को स्वास्थ्य का ध्यान रखे, जिससे देश विकसित हो। देश 47 तक विकसित कब होगा? 2047 तक विकसित करने का जो हमने एक नारा दे दिया, यही नारा हमें जो ना 2016 में दिया था कि 2022 तक किसान की आय दुगनी होगी। आय दुगनी नहीं हुई, देश की आत्महत्या दुगनी होगी, देश का कर्ज, ये किसान का कर्ज दुगना होगा। तो ये जो लॉलीपॉप देश को दिया जा रहा है, मैं देश में जो रहनुमा बैठे उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या 50% आबादी को नजरअंदाज करके उसको बदहाली में ला करके आप विकसित भारत की बात करते हैं? आज हेल्थ का बजट कम करके आप विकसित भारत की बात करते हैं। आज एजुकेशन का बजट करके कम करके विकसित भारत की बात करते हैं। देश के ऊपर 4 गुना कर्ज बढ़ गया, आप विकसित भारत की बात करते हैं। आज 85-86 पे हमारा जो ना डॉलर के मुकाबले रुपया हो गया, आप जो ना विकसित भारत की बात करते हैं। देश में महंगाई चरम पे आ गई, आम लोगों के काम धंधे खत्म हो गए, आप विकसित भारत की बात करते हैं। कौन से विकसित भारत की बात करते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। किसानों का या आम आदमी की अनदेखी करके, हेल्थ और एजुकेशन की अनदेखी करके, रोजगार के अवसर कम करके किसी भी तरह विकसित भारत का सपना पूरा नहीं होगा। हम भी चाहते हैं कि हमारा देश विकसित भारत हो, हमारा देश सर्वोपरि हो संसार में, हमारा देश विश्व गुरु हो, लेकिन आज किस प्रकार अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, किस प्रकार लोगों को धर्मभीरू बना करके और एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, किस प्रकार लोगों के काम जो ना चौपट हो रहे हैं। ठीक है मेलावत जी, मैं बाकी दूसरे पार्टिसिपेंट्स के पास जाना चाहूंगा। अनिरुद्ध जी, मेलावत जी ने बहुत विस्तृत रूप से बताया कि विकसित भारत का जो सपना मोदी जी का है, उस दिशा में पर्याप्त रूप से कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है। जो नीतियां हैं जी, मैं तो कुछ और बहुत, देखिए हम इस देश के सच्चे सिपाही हैं। देश के किसान की जेब में आया पैसा काला धन नहीं होता। देश के किसान की जेब में आया पैसा देश से बाहर नहीं जाता। जिस तरह देश के भगोड़े इस देश के बैंकों का पैसा लेकर के भाग गए, आज देश का किसान सम्मान की जिंदगी जीना चाहता है, खून पसीना होकर के इस धरती में जो ना पूरा वो अपना संघर्ष करके और इस देश में उत्पाद करता है, वो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। लेकिन किसान की आपकी सारी ग्रीवेंसेस सुन ली मेलावत जी। अब आगे इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनिरुद्ध जी, जो मेलावत जी ने कहा, क्या आप उससे सहमत हैं? वन थिंग। सेकंड थिंग, क्या आपको ये लगता है कि ये बजट जो आज पेश किया गया वो ग्रोथ ओरिएंटेड है, जो कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफ द डे की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, या नहीं? ग्रोथ
या ये सिर्फ अपने वोट बैंक को साधने के लिए तुष्टीकरण का प्रयास है? जी अनुरुद्ध जी। ये अपने भरतेश वोट बैंक जी, को अक्सर ये मुद्दा उठाया जाता है कि किसानों की आय आयकर से मुक्त है। ये एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। मैं इस चीज़ को अच्छी तरह से समझता हूँ क्योंकि मैं खुद किसान हूँ। मेरा अच्छा खासा खेत है, मेरा 25 एकड़ खेत है। तो इस देश में जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो 1.9 एकड़ है। महिलावत जी को मेरे से ज़्यादा पता होगा। एवरेज लैंड होल्डिंग 1.9 एकड़ है और दिन पे दिन ये लैंड होल्डिंग छोटी होती जा रही है बिकॉज ऑफ द डिवीजन। फैमिली बढ़ती जा रही है, लैंड होल्डिंग छोटी होती जा रही है। तो इस देश का 0.1% किसान भी ऐसा नहीं होगा जिसकी आय जो है आयकर के क्षेत्र में आएगी। मेरा 25 एकड़ खेत है खुद का और उसमें मैं 12 लाख रुपए नहीं कमा पाता एक साल में। ये हकीकत है, जबकि मेरे पास बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी है। मुझे कोई किसान क्रेडिट कार्ड से लोन नहीं लेना पड़ता, मेरे पास पूंजी है भरपूर, मैं बेस्ट सीड लेके आता हूँ पूसा से। उसके बावजूद भी 25 एकड़ खेत जो कि मैक्सिमम सीलिंग में अलाउड है वो खेत मेरे पास है, उतना रकबा मेरे पास है, उसके बाद भी मैं 12 लाख नहीं कमा पाता हूँ। तो 12 लाख तो वैसे भी एग्जम्पशन लिमिट है ना, आप छूट दे रहे हो ना दे रहे हो उसका किसान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आम किसान की जो त्रासदी है वो किसान ही समझता है और कोई आदमी नहीं समझ सकता। उसके बाद आपने विकसित भारत की बात कही। विकसित की डेफिनेशन क्या है? डेवलप्ड नेशन की डेफिनेशन है $12,500 पर कैपिटा जीडीपी। आज हम $2,500 पे हैं, तो मतलब हमको ये 22 साल में 5 गुना करनी है प्रति व्यक्ति अपनी जीडीपी जो है, पर कैपिटा जीडीपी 5 गुना करनी है। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है। इफ यू वांट टू रीच देयर एट $12,500 वी हैव टू ग्रो एट 9%। ये 9% की ग्रोथ कैसे आती है? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है लगभग 1.5% पर एनम और हमको अपना जीडीपी 5 गुना करने के लिए हमको तकरीबन 8% की ग्रोथ अचीव करनी पड़ेगी। तो 8 और 1.5 मिला के 9.5% होना है। इफ यू वांट टू रीच देयर एट $12,500 वी हैव टू ग्रो एवरी ईयर बाय 9%, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इंडिया में अभी कोई ऐसा प्रेसिडेंस नहीं है जहां हमने 3 साल लगातार 7% से ज़्यादा की एवरेज ग्रोथ रेट अचीव की हो। तो ये डेफिनेटली एक डॉन्टिंग टास्क है और बहुत मुश्किल है और इतना आसान टास्क नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बढ़िया ढंग से, सुगम ढंग से दर्शकों के लिए आपने विकसित भारत की परिभाषा समझाई। और जो किसानों को जितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है, जैसे महिलावत जी ने भी कहा, उसका भी आपने बहुत अच्छे ढंग से स्पष्टीकरण दिया। अब प्रदीप जी आपके पास आता हूं बहुत छोटे छोटे रिमार्क्स के लिए, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। हर पैनलिस्ट से अनुरोध करूंगा कि बहुत संक्षेप में करें। एक और एआई के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया बजट में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एजुकेशन इन एआई वो डेवलप करेंगे। उसके लिए 500 करोड़ का प्रोविजन रखा गया है। एआई के लिए मैं स्पेसिफिकली इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि आपकी बिटिया भी डेटा साइंटिस्ट है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इसलिए आप एआई की महत्ता को बहुत अच्छे ढंग से जानते भरते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे प्रदीप जी? भरते जी, आपकी आवाज ब्रेक कर रही थी, जरा फिर से रिपीट करेंगे पूरा क्वेश्चन। मैंने कहा एआई के लिए 500 करोड़ का प्रोविजन रखा है। 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन एजुकेशन इन एआई, ये प्रोविजन गवर्नमेंट ने रखा है। आपकी बिटिया हाँ, भी सीनियर डेटा साइंटिस्ट है। एआई की महत्ता को आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। तो आप इसको क्या क्रांतिकारी स्टेप के रूप में देखते हैं? क्योंकि आज सारा एआई का जमाना है। जी प्रदीप जी। भरतेश जी, और जो 500 करोड़ रुपए ये एक तरह से पीनट है। और मतलब हम यही बोलना चाहते हैं कि हम लोगों ने अनाउंस किया था कि हम लोग 10,000 जीपीयू लेके आएंगे। 2023 के शुरू में किया था। अभी तक उसका टेंडर अवार्ड नहीं हुआ है। तो जो जैसा अनिरुद्ध जी ने बताया था, इम्प्लीमेंटेशन को अलग किया है और पॉलिसी को अलग किया है, बात सही है। इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग मार खा जाते हैं। 23 से आज 25 हो गई है, हम बता रहे हैं 26 भी हो जाएगी, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, जीपीयू नहीं आएगा। किसी स्टार्टअप को, मैं क्योंकि इन्वॉल्व हूं, हम लोग सर्वर परचेज करते हैं तो सर्वर बहुत महंगा आता है, 8-8 10-10 करोड़ के आते हैं।
और हम लोग की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि उसको मेंटेन कर पाए। तो लैम्डा में सैन फ्रांसिस्को में रखा है, वो मेंटेन करते हैं, हम लोग उनको पे करते हैं, पूरी कॉस्ट भी पे कर दी है, वहां से हम लोग अपने यहाँ सर्वर्स को यूज करते हैं। तो अगर ये सर्वर लग जाते तो हमको इतना पैसा क्यों देना पड़ता। तो स्टार्टअप तो आधे तो वहीं मरे हुए हैं, छोटे मोटे जो हैं। 500 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में। आप वहां पर करेंगे तो, क्योंकि जो कॉस्ट आएगी इंफ्रास्ट्रक्चर की इसमें आती है और डेटा की आती है। अगर आपने हेल्थ का ले लिया तो किसी हॉस्पिटल से टाई अप करेंगे, वहां हजारों लाखों पेशेंट्स का हमको डेटा लेना पड़ेगा, कंसेंट लेनी पड़ेगी, टीम लगानी पड़ेगी, वहीं लाखों करोड़ रुपए निकल जाएंगे आपके एक बार में। और दूसरी चीज है प्रॉब्लम की डेटा के बारे में कुछ बोले ही नहीं है। डेटा मतलब हम आपका ब्लड टेस्ट करना चाहते हैं, अपने एक एआई का ऐप बना रहे हैं मान लीजिए हम, जब तक आपकी कंसेंट नहीं होगी हम कर नहीं सकते। तो एक क्लियर पॉलिसी तो बनानी चाहिए ना डेटा की, कि अगर हम डेटा मांगते हैं तो किसी हॉस्पिटल से मांगे कि हॉस्पिटल इस तरह से कलेक्ट करा के हमको देगा। हम एक सॉइल का एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, हम वो सॉइल का पिक्चर लेंगे मोबाइल से, हम सॉइल हेल्थ बता देंगे, बट उसके लिए सॉइल का सैंपल टेस्ट करना है। किसी किसान के खेत में जाते हैं तो वो अलाउ नहीं करते हैं। पूसा इंस्टीट्यूट में गए तो वहां पे यह है कि ये मॉडल हमको दे दो, आईपी हम ले लेंगे। तो एक बच्चे ने जिसने डेवलप किया है तो वो तो मर गया ना, उसका तो उसके पास सिर्फ अपना इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर कुछ भी पहल नहीं हुई है। आपने 4 प्रोफेसरों को दे दिया है कुछ पैसे और वो मिलके काम कर लेंगे। हम लोग चाहते हैं कि हम डीप सीक टाइप का कर ले। मैंने कुछ जो प्रोलिफिक राइटर्स हैं एआई में, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है आप इस पे लिखो कि डीप सीक इंडिया में क्यों नहीं हुआ और क्या करना चाहिए। कोई नहीं लिख रहा है। तो एआई में सर जो मतलब आप डीप सीक की बात कर रहे हैं तो उस मामले में तो चाइना जो है अमेरिका को टक्कर दे रहा है। मैं हाँ, तो इसमें भरते जी अगर आप देखें, अगर एआई समझते पीछे क्या है, चाइना में बहुत सारी चीजें खुलती नहीं है, लेकिन जो सामने दिखा रहे हैं वो, और जिसको बड़ी कंपनियों ने यूएस की एक्सेप्ट भी किया है कि सही है, कि मैथमेटिक्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक, उन्होंने एक ऐसा मैथमेटिक्स का तरीका निकाला जो उनके हिसाब से सही था। मैथमेटिक्स में अगर माने तो इंडियन सबसे आगे हैं, वन ऑफ द फॉरमोस्ट, चाइनीज के बराबर ही है। हमारे यहाँ क्यों नहीं सोच पाए? इसके लिए तो हमको ना सर्वर चाहिए थे इतने बड़े बड़े, ना ही हमको डेटा चाहिए था इतना बड़ा बड़ा। ये तो कमरे में बैठ के आईआईटीज में हो सकता था, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में हो सकता था। मैंने वहां के प्रोफेसर को बोला है कि सर ये तो हमारे लिए डूब मरने की बात है। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में जिस दिन हमने डीप सीक का देखा, मैंने एक हफ्ता हो गया, सबसे पहले मैंने उनको यही क्वेश्चन किया कि यार वहां पे हो गया, हमारे यहाँ क्यों नहीं लड़के? और वो 30-32 साल के बच्चों ने किया है मेनली। तो आप 500 करोड़ रुपए दे दो या 5,000 दे दो या 5 लाख दे दो, तो जहां पर इट इज हाईली ब्यूरोक्रेसी डोमिनेटेड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर। तो आईटी जो 80 से स्टार्ट हुआ, आज हम लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को तो हवा ही लगी कि क्या हो गया, लेकिन अब क्योंकि वो जग गई हुई है तो वो हर चीज पे अपना हाथ चाहती है। तो और जितने भी प्रोफेसरान हैं आईआईटीज के या किसी भी इंस्टीट्यूट के, वो उससे ज्यादा बड़े ब्यूरोक्रेट हैं। तो ये हमको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि यही बच्चे जितने भी हैं वो बाहर जाके बेस्ट परफॉर्म करते हैं। अमेरिका की में ये बोला जा रहा है, कभी हम किसी अमेरिकन से मिले थे, मैं विदेश में था, तो वहां पे वो बोल रहे थे भाई हम लोग तो ये बोलते हैं यू कैन नॉट बिकम सीईओ इन यूएसए विदाउट बीइंग एन इंडियन। और वही लोग हम लोग नहीं कर पाते यहाँ पर। तो हमारे यहाँ की जो आपने 500 करोड़ की बात बताई है, सब लोगों ने बोला ग्रोथ में भी, द इशू इज द इंडियन ब्यूरोक्रेसी इज द विलेन। जितने भी बजट आते हैं, जितनी भी पॉलिसी अनाउंसमेंट होती हैं, सभी बेस्ट विजडम में होती हैं, फेल करती हैं 2 साल बाद, 1 साल बाद हम फिर उसको ब्लेम कर लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी है वहां पे, उनके उस पे सीट पे कोई बैठ नहीं सकता। उनकी टेंडेंसी होती है कि सबसे सारी पावर अपने पास रखें, दे विल मेक देम रन। अगर किसी को जाना होगा, हमने किसी नाम मिलेगा उनका, मैंने किसी बहुत टॉप के ब्यूरोक्रेट टर्न आउटस्पोकन एडवाइजर हैं, उनको मैंने कहीं मिल गया, मैंने कहा कि सर डेटा की पॉलिसी बना दी, हाँ लेके आ जाओ। उसके बाद उनको समझ गाड़ी में बैठ के चले गए। तो हमने कहा सर हम लोग तो स्ट्रगल कर रहे हैं डेटा के लिए, कोई मतलब हाथ नहीं लगाता है डेटा के। हम अगर मॉडल बना लेते हैं,
हमने अपना LLM बनाया, तो हमको डेटा तो चाहिए होगा ना। तो हम डेटा लेके जाएंगे, किसी के पास जाएंगे। हमने इकोनॉमिक टाइम से डेटा मांगा उनके स्टॉक इंडेक्सेस का 10 साल का। दे आस्क्ड अस $50,000। कौन देगा इतना पैसा? तो गवर्नमेंट जब तक ये नहीं करेगी होगा नहीं। अमेरिका में तो क्या है कि डीप पॉकेट से रिस्क टेकिंग एपेटाइट है वहां लोगों की। आपने बोला हमने बनाया, तो कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा, वो पैसा लगाएगा, आपकी इन्वेंशन पे वो हाथ रखेगा। एक कभी लड़का है, वो करीब 30 साल का है, क्वांटम कंप्यूटिंग में काम कर रहा है। उसमें उन्होंने $15 मिलियन लगाए किसी माइनिंग कंपनी ने, क्यों माइनिंग कंपनी के लिए करा था। 2 साल बाद माइनिंग जो भी प्रोग्रेस हो रही थी नहीं हो रही थी, माइनिंग कंपनी ने उसकी वो कंपनी स्टार्टअप को टेक ओवर कर लिया। अब अपने ढंग से वो कर रहे हैं सब। मान लीजिए अगर अच्छा प्रोग्रेस नहीं हो रही थी या हो रही होगी, कुछ नया बनाया होगा, तो लोग इस तरह से काम करते हैं। और ये सारी चीजें प्राइवेटली ज्यादा बेनिफिट होंगी, बजाय कि आप इंस्टीट्यूशन में एक्सेलेंस का हब हो रहा है। आईआईटीज के पास तो अभी भी सारे फैसिलिटीज हैं। नहीं ठीक है प्रदीप जी, उनके पास समय का अभाव है मेरे पास, क्योंकि वाइंड अप भी करना है। तो एक एक मिनट सभी पैनलिस्ट को। कविता जी आपके पास आता हूं। जैसा पर्सनल इनकम टैक्स पे जो एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाई गई है, उसकी वजह से बाजार में लिक्विडिटी आएगी। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, तो बाजार में एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, लिक्विडिटी आएगी। लेकिन क्या ये एक दुधारी तलवार के रूप में कार्य नहीं करेगी? जब लिक्विडिटी आएगी, लोग बाग अपनी रिटर्न सारी फाइल कर देंगे, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख की। उसके अगेंस्ट उनका सिबिल स्कोर बढ़ जाएगा और वो क्रेडिट लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बैंकों को लोन देना पड़ेगा, तो वहां एनपीएस बढ़ने के भी तो चांसेस हैं। क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे वो। तो एक दुधारी तलवार भी है। अनिरुद्ध जी, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप, अभी आपके पास आऊंगा, आप इसको बोल सकते हैं क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं। जी कविता जी। मैं इसमें एक ही बात कहना चाहूंगी कि भारतेश जी, आपकी बुद्धिमत्ता काफी अच्छी है, मैं आपसे एग्रीड हूँ। लेकिन दूसरी चीज और भी है। जब हमें संपन्नता लानी होती है तो इस तरह के हमें प्रयास करने होंगे, क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो हर आदमी अपने स्वयं के विकास के लिए भी सोचता है। यदि उसने अपने स्वयं के विकास के लिए छोटे छोटे शॉर्टकट अपनाए, तो ऑफकोर्स इन शॉर्टकट्स के चक्कर में वो खुद अपनी जो इमेज है, अपनी जो पोजीशन है, वो खराब कर लेगा और भविष्य में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सीधा एक ही असर पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो मध्यम परिवार हैं, उनमें कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। और जैसे कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 6 पॉइंट्स दिए थे, उनमें सबसे पहला पॉइंट्स था कि पॉवर्टी 0%। वो चीज अचीव कर पाएंगे यदि हम लोग इस देश में इस तरह से आगे कार्य कर पाएंगे। और सबके पास अगर हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी आता है, तभी वो कुछ ना कुछ अलग पॉजिटिविटी की तरफ सोच सकते हैं। और थोड़ा सा मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगी। इस समय में जो ये बजट आया है, उसमें सबसे पहले चीज जो ध्यान में रखी गई है, वो या तो निम्न वर्ग के लिए या मध्यम वर्ग के लिए, तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो आप समझ सकते हो कि प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए सच में ये भाजपा सरकार कार्य कर रही है। और आने वाले समय में अगर प्रॉस्पेरिटी हर घर में आ गई, तो वो देश कहाँ कभी भी विकसित भारत बनने से दूर हो सकता है। मुझे नहीं लगता ये जिस तरह की बातें हम लोग कर रहे हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा लेकुनाज आएंगे, 100% इम्प्लीमेंट कभी कोई चीज नहीं होती है, ये मैं भी मानती हूँ। लेकिन कविता जी, अगर जीडीपी 5% या 6% की रेंज में रहती है, तो मैं नहीं समझता कि विकसित भारत कभी भी इंडिया बन पाएगा। जब तक आप इस दिशा में ठोस मेजर्स नहीं लेके आएंगे। आप जीडीपी, आज पूरे एफएम ने पूरे अपने भाषण के दौरान जीडीपी का एक बार भी जिक्र नहीं किया। हालांकि कल इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है, लेकिन आज पूरे अपने संबोधन में उन्होंने जीडीपी का नाम भी नहीं लिया। तो क्या ये कहीं मिसिंग नहीं है? अगर जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो आप विकसित भारत का सपना कैसे देख पाएंगे? नहीं, ये लेकिन आपने कहा, राजेश जी आपके पास आता हूँ, बढ़ेंगे तो
स्कोर कविता जी बढ़ेगा और ने कहा जीडीपी कि निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं पर ये बजट खरा उतरा है। क्या आप इससे सहमत हैं? और इस बजट को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे, राकेश जी आप? भाई साहब, नंबर तो मैं दे नहीं सकता, बाकी मैं तो एक बात कह सकता हूँ कि हमारी कुल पॉपुलेशन 140 करोड़ है। 80 करोड़ लोग आज भी 5 किलो राशन, 2 लीटर तेल, 2 लीटर तेल की बोतल, ये सब जब तक लेते रहेंगे तब तक आप यूं बताओ कि इनकम टैक्स के स्लैब में आएगा कौन। मैं आपको इसी बात को एक्सप्लेन कर रहा था कि 2014 में हमारे पास 1 करोड़ 60 लाख लोग ऐसे थे जो 1.5 लाख से 2.5 लाख के करीब की स्लैब में थे। वो लोग उस समय 1 करोड़ 60 लाख थे, आज वो केवल 46 लाख हैं। तो आप ये देखेंगे कि 46 लाख का मतलब ये है कि तकरीबन हमारे 1 करोड़ और 14-15 लाख लोग जो हैं वो 1.5 लाख से भी नीचे चले गए हैं। और जाने का कारण क्या है? देखिए, हिंदुस्तान में सबसे खराब काम जो आज हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये जो भी 80 करोड़ लोगों को जो बीपीएल का कार्ड बना करके दिया जा रहा है, उसका सबसे बड़ा नुकसान हमें ये हो रहा है कि हमारी क्वालिटी जो है, भाई एक आदमी अगर अपनी लाइफ को ऊपर लाने के लिए स्ट्रगल करेगा तो उसकी दिमाग भी बढ़ेगा, उसकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी और वो देश के लिए एक एसेट बनेगा। अगर मुफ्त का खाना मिलेगा तो मुफ्त का खाना मिलने से तो आदमी बेकार होता है। अब आप देखिए, शेर को अगर आप घर में पाल लेंगे, नहीं चाहे कितना राकेश ही जी, खिला लीजिए, राकेश जी जानवर तो शेर का मुकाबला माफी थोड़ी कर चाहूंगा। सकता है। जो आप मुफ्त का खाना और रेवड़ीज की बात कर रहे हैं, उसमें कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। ना आपकी कांग्रेस अछूती मैं है, ना कोई पार्टी हो बीजेपी उससे मेरा अछूती कोई है, ना लेना आम देना आदमी नहीं है जी। पार्टी या इवन समाजवादी पार्टी। सारे के सारे जितने फ्रीबीज का लालच और प्रलोभन वोटर्स को दे रहे हैं, वो अपने आप आप में कंपेयर कीजिए अक्षम्य कि है। रेस टू बॉटम, भरतेश जी, वी इट इज ए शुड रेस टू शुड बॉटम। रिपेंट। आप कंपेयर कीजिए 2014 और 2025 सर, को कि आप मेरे को 2014 में कितनी फ्री 2014 बेच दी जाती 2019 थी और को कंपेयर नहीं 2025 में करना। कितनी दी जा रिसेंटली रही है। दिल्ली इलेक्शन के दौरान सारी पार्टी उसका मैनिफेस्टो उठा करके देख लीजिए। सारी पार्टियों में होड़ लगी हुई है कौन किसको ज्यादा दे रहा है। तो शुरू किसने सारे इस किया? हमाम में सबके कपड़े उतरे हुए हैं। कोई भी पार्टी नहीं नहीं, अछूती किसी, नहीं है। अनिरुद्ध सर, ऐसा नहीं है। सुनिए मेरी सर बात, मैं कुछ लोगों ने हमाम में इरेस्पेक्टिव ऑफ चड्डी पार्टी बनियान पहन पॉलिटिक्स रखा है, बात कर कुछ रहा के हूं। पास मैं वो भी कांग्रेस नहीं को है। डिफेंड नहीं कर रहा, मैं बीजेपी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं किसी भी रीजनल पार्टीज को डिफेंड नहीं कर रहा। सबके लिए नहीं मैं नहीं, इसका इक्वली पार्टी से क्रिटिकल कोई हूं। लेना देना ही नहीं है। जब तक ये फ्री बीज कम नहीं होंगी तब तक हमारा विकसित भारत बन ही नहीं सकता, किसी डेफिनेटली भी आई सूरत डू में नहीं एग्री बन विद यू सकता। कि ये फ्रीबीज खत्म तो हो जानी चाहिए। एक बिल्कुल ठीक एक है। हद तक जो है, जिस आदमी के पास कुछ नहीं है खाने के लिए और जो जो जिसमें क्षमता भी नहीं है, उसको चाहे वो जो जो आप दे रहे हैं उससे 5 गुना ज्यादा दे, वो एक अलग बात है। पर सर आज वो आप जाकर के देखिए सबके ऊपर राशन। एप्लीकेबल है। वो भारतीय जी, आप एक बार कांग्रेस के देखिए लिए भी कभी गांव में एप्लीकेबल जाकर है, के, आम आदमी पार्टी के लिए भी एप्लीकेबल है, सबके लिए, जेडीयू के सबके लिए लिए। भी एप्लीकेबल है, आप बीजेपी के लिए भी एप्लीकेबल है। आप कभी गांव में जाके देखिए राशन की दुकान के ऊपर, वहां पर जो लोग राशन लेने आते हैं उनके ऊपर बढ़िया ट्वीट का कोट होता है, मोटरसाइकिल और कार में आते हैं। सर ये कार सरकार को में पता नहीं मैंने है। खुद देखा है, 5-5 किलो फिर राशन कार में लोग बाग लेके जाते हैं। जो फ्रीबीज जो आप तो बात ये कर कब रहे तक हैं, चलाएंगे? मैं कभी खुद तो इस इसको चीज का बंद करें। चश्मदीद हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये फ्रीबीज खत्म हो जानी चाहिए बिल्कुल। अनिरुद्ध तो सर, विकसित भारत कंक्लूडिंग कभी बन ही रिमार्क्स। नहीं सकता। जीडीपी बताओ भरतेश बढ़ेगा जी, कैसे? ग्रोस आपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक कैसे बढ़ेगा? बताओ, मुफ्त का राशन मिलेगा तो कोई आदमी प्रोडक्ट क्यों बढ़ाएगा? राकेश जी, काम ही नहीं टाइम करेगा। टाइम बहुत कम है, ऑलरेडी बहुत लेट हो रहे हैं। सबसे एक एक मिनट का कंक्लूडिंग रिमार्क ले लूं मैं। जी हाँ अनिरुद्ध जी। भरतेश जी, आपने बोला कि ये जो इनकम टैक्स में कंसेशन दिए गए हैं, रिबेट दी गई है, ये दुधारी तलवार है। इससे मैं जी इत्तेफाक नहीं लगता कि लोगों की जेब में अगर ज़्यादा पैसे होंगे, डिस्पोजेबल इनकम उनकी बढ़ेगी, तो इससे तो उनकी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ेगी। और जहाँ तक आपने रिटेल लैंडिंग में रिस्क की बात की, तो अभी पिछले 4-5 महीने पहले आरबीआई ने काफ़ी एक लगाम लगाई है रिटेल लैंडिंग के ऊपर, और बैंकों के ऊपर कैप लगा दी कि अब इससे ज़्यादा अपना जो लोन का टोटल किटी है, उसका एक सर्टेन परसेंट से ज़्यादा रिटेल लोन नहीं दे सकते हैं। तो इस मामले में मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि ये एक दुधारी तलवार है। और दूसरा, आपने विकसित भारत की बात की, आपसे मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। इस बजट में ऐसा कोई मुझे मूलभूत परिवर्तन नहीं नजर आया जिससे हम अपनी, या किसी ने ये इसका एक आउटलाइन नहीं दी कि हम अपनी ग्रोथ रेट को, जो आज की डेट में 6.5% पर ईयर के आसपास है, इसको हम 8.5% कैसे ले जा पाएंगे। इसका इस बजट में कोई मुझे क्लियर रोड मैप नहीं नजर आया। मैंने आपको सिंपल मैथ्स बताई कि विकसित भारत का हमें एक स्टेटस अचीव करने के लिए 8.5 to 9% पर ईयर की ग्रोथ चाहिए,
उसका इस बजट में कोई बहुत क्लियर रोड मैप नहीं है कि हम 6.5 से 8.5% की ग्रोथ कैसे अचीव नहीं करेंगे। नहीं, रादर जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें तो 6.5 को भी डाइल्यूट करके नेक्स्ट ईयर 6% पे लेके आ रहे हैं। मैंने मान लिया कि वो अगले साल की बात है, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, अगले जी 22 साल की बात कर रहा हूँ। जी चलो तो जी अगले साल 6.5 रहती है, पर हम उसको 6.5 से 8.5 कब ले जाएंगे? हो सकता है तीसरे चौथे साल में ले जाएं, पर उसका कोई क्लियर रोड मैप इस बजट में नहीं है। और जी आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया कि वित्त मंत्री ने कहीं ग्रोथ रेट का जिक्र ही नहीं किया है इसमें अपने बजट में। जी 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 तीसरी चीज मैं एक बोलूंगा, जो इस चर्चा में पर्सनल इनकम टैक्स में और कृषि और इसके ऊपर जो चर्चा हुई, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा छूट गया है हमारी चर्चा में से। इस बजट में कस्टम ड्यूटी में बहुत भारी फेरबदल किए गए हैं। जी, बिल्कुल और करे गए बजट हैं। और 36 कस्टम ड्यूटी ऐसी में ड्रग्स हैं जिनके ऊपर कस्टम ड्यूटी टोटली ड्रग्स की अबॉलिश कर बात दी नहीं गई है, है। इस बजट में ट्रम्प सरकार का पूरा प्रभाव दिख रहा है। जो बिल्कुल सही लग्जरी कह रहे कार हैं हैं। उन पे कस्टम ड्यूटी कम की गई है, 125% से 70% कर दी गई है। ये टेस्ला, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, इन कंपनियों को फायदा पहुंचाएगा। जो हार्ली डेविडसन जैसी मोटर बाइक्स हैं उन पे कस्टम ड्यूटी 60% से घटा के 30% कर दी गई है। तो ये ट्रम्प से प्रभावित तो है भारत सरकार, क्योंकि ट्रम्प ने कहा था कि आप टैरिफ लगाओगे तो मैं भी टैरिफ लगाऊंगा। तो भारत सरकार कहीं ना कहीं उसके दबाव में आके उसने ये, इलॉन मस्क का तो तो सबसे बड़ा एजेंडा मैंने ही है बोल कि रहा ये था टेस्ला भी भारत में टैरिफ अलाउ किया टैरिफ जाए। और ट्रम्प का इम्पैक्ट है पूरा इस पे। हाँ, तो वो मैंने इसलिए कहा कि इस चर्चा में वो भूल ही गए, ये इतना नहीं महत्वपूर्ण नहीं, मुद्दा यहाँ है। एक एक बात इसी उसमें मैं ऐड ऑन कर देता हूँ सर, आप इजाजत दे तो। हाँ बिल्कुल। इंडस्ट्रियलिस्ट की ये डिमांड थी स्टील सेक्टर की कि एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ाई जाए, हाँ, ताकि एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑफ द बजट आइटम है भरतेश जी, वो नहीं नहीं बजट में नहीं, नहीं उस आता, उससे उसका रिलेटेड ही सेपरेट मैं बता रहा मैकेनिज्म हूं। है। उसमें जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम कर दिया गया है। इंपोर्ट पे स्टील के स्टील ऊपर नहीं है। स्टील पे इंपोर्ट जो है उसको कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है, रिड्यूस कर दी गई है। इसलिए जितनी भी माइनिंग कंपनीज है उनको बहुत मोटा लॉस होगा, सारा का सारा चाइनीज माल इंडिया में आएगा। स्टील पे तो मैंने नहीं देखा बजट में नहीं, कस्टम ड्यूटी कम की गई है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जिंक स्क्रैप पे और जिंक और जिंक स्क्रैप पे ड्यूटी कम की है, और लेड स्क्रैप पे ड्यूटी कम की है, पर नहीं, स्टील स्क्रैप पे स्टील पे भी कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है। स्टील पे स्क्रैप पे ड्यूटी कम करना, देखिए अभी भरतेश जी में एक स्टील की टास्क फोर्स बनी थी एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, जी मैं उसका चेयरपर्सन था कि भाई जी ग्रीन स्टील में हम कार्बन इंटेंसिटी कैसे कम करें। तो स्टील स्क्रैप को इंपोर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि स्क्रैप से स्टील बनाना सबसे कम एनर्जी लग लेता है। अगर हम आयरन ओर से स्टील बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वो एनर्जी गजलर प्रोसेस है, उसमें बहुत कोयला लगता है, बहुत पोल्यूशन होता है। और बनिस्बत उसके हम स्क्रैप से, एक तो हम पुराने मटेरियल को रिसाइकिल कर रहे हैं, सबसे बड़ा फायदा वो स्क्रैप हम यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, उसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी हमारी, वो नॉर्मल केस से 1/4 या 1/5 भी नहीं होगी। हम कोई कोयला नहीं यूज करते उसमें, इंडक्शन फर्नेस या आर्क फर्नेस में स्टील स्क्रैप को हमने मेल्ट किया और हमारी स्टील तैयार हो जाती है। तो इसका मैं स्वागत करता हूँ इस प्रोविजन का। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब महिलावत जी आपके पास आता हूं कंक्लूडिंग रिमार्क्स 1 मिनट के लिए। देखिए, कृषि क्षेत्र देश में सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करता है, और ये दुर्भाग्य इस देश का कि इतनी संख्या में किसान होने के बाद में, और कृषि प्रधान देश कहे जाने वाले इस देश में, विदेश से हम खाद्यान्न आयात करते हैं, पल्सेज आयात करते हैं, खाद्य तेल आयात करते हैं। ये दुर्भाग्य है। इस देश के किसान को उसकी मेहनत का वाजिब दाम मिले, और एक स्वावलंबी किसान इस देश में खड़ा हो। आज देश की किसान की हालात दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। आज वो आप एमएसपी इस के बजट को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे महिलावत जी? नंबर तो देश की जनता देगी, लेकिन किसान के हित में बजट नहीं है। इसलिए किसान से ये बजट में जो एक उम्मीद थी किसान को जी कि उसकी फसल के उत्पाद में जो ना इजाफा होगा उसके दाम में, और उसकी एमएसपी में बढ़ोतरी होगी, और एमएसपी में खरीद की गारंटी हो उसकी, एमएसपी का तो आज उसके बजट में कोई उत्पाद। जिक्र ही नहीं किया गया एमएसपी का। एमएसपी में जब जिक्र नहीं है तो लाभकारी मूल्य का जिक्र कहां से होगा? एमएसपी का रोड़ा पड़ रहा है इस देश में, तो नहीं न्यूनतम नहीं, का रोड़ा पड़ बिल्कुल रहा है। ठीक बात है। सभी पैनलिस्ट इस बात से सहमत होंगे कि एमएसपी के बारे में गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेना चाहिए था, वो इस भट्टेश जी, कल बजट में की एक बात नदारद है। बता दूं आपको, जी जी एक जी कल की बात बता दूं आपको, मैं महिलावत जी की बात से पूरा समर्थन करता हूं। कल मैं गांव गया था अपने,
वहाँ मैंने रास्ते में एक जगह सब्जी बिक रही थी तो सब्जी खरीदी। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं गाजर 5 रुपए किलो लेके आया हूँ, गोभी 10 रुपए किलो लेके आया हूँ। 5 रुपए और 10 रुपए किलो में किसान क्या कमाएगा, क्या खाएगा, उसकी लागत भी नहीं निकल रही। ये तो बहुत ही वाक़ई में बहुत अफ़सोस और बहुत दयनीय स्थिति है किसान की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये तो अगर 5 और 10 रुपए किलो जो आप बोल रहे हो, ये तो रिटेल के रेट्स हैं। ये रिटेल के रेट्स हैं। और अगर होलसेल में मंडी में किसान बेचने जाएगा तो उसको 1 रुपए 2 रुपए किलो ही मिलेंगे हार्डली। इसी वजह से वो बहुत सड़कों पे भी अपना पैदावार डंप करके आने पे मजबूर हो जाते हैं कई बार। बहुत पैथेटिक सिचुएशन है। टाइम बहुत हो चुका है प्रदीप जी। फुल एंड फाइनल कमेंट्स, मात्र मैक्सिमम 1 मिनट के लिए। हाँ, धन्यवाद बरसे जी लास्ट चांस देने के लिए। जो बजट में जैसा हमारे पैनलिस्टों ने बताया है, मिडिल क्लास के लिए और जो इन्होंने अनाउंसमेंट्स किए हैं, वाकई में मिडिल क्लास का एक्सपेंडिचर जो करेंगे उससे ग्रोथ तो जो उतनी होगी, कुछ सेक्टर पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा। हाँ, किसानों के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर को पुश करने के लिए इन्होंने कई चीजें अनाउंस की हैं। उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम एक एग्रीकल्चर जो एक हम लोग का ग्रुप है जिसमें हम लोग कॉफे बोलते हैं, चिल्ड्रन ऑफ फार्मर एंटरप्रेन्योर्स। तो उनसे मेरा जस्ट इसके पहले उसमें जो बच्चे हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं, आईटीसी वगैरह छोड़ के वो सब किसानों के बच्चे हैं। लॉट ऑफ देम वर पॉजिटिव कि हाँ कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो खुद एंटरप्रेन्योर्स हैं और रूरल एरियाज में काम कर रहे हैं। तो अब कितना पड़ेगा ये एक देखना पड़ेगा हम लोग को इसका इम्पैक्ट, बट देन देयर विल बी पॉजिटिव इम्पैक्ट। महलावत जी की बात से भी मैं सहमत हूँ कि डबल इनकम के बारे में चुप हो गए। अनिरुद्ध जी जानते होंगे, सिराज हुसैन का और प्रवेश वर्मा, उन दोनों का मेरे पास भी व्हाट्सएप आया। उन्होंने अपने आर्टिकल पब्लिश किए हैं कहीं पर। वो बोल रहे हैं कि इसमें तो डबल इनकम, बिल्कुल ही चुप हो गए ये लोग। तो बात सही है। बिल्कुल ही एकदम जैसे सांप सूंघ गया है। तो ये तो इसमें तो रिस्क लेने की पूरी पूरी बात बनती थी, क्योंकि इलेक्शन तो अभी 2029 में है, तो कुछ तो बोल ही सकते थे हवा में, वो भी नहीं किया। तो अपनी ही बात को आगे पीछे हो रही है सरकार के साथ। वो एक जरा लग रहा है कि वैसिलेशन है। हालांकि निर्मला सीतारमण जी, जैसा अरुण जी ने बोला, टारगेट मीट करती हैं, वो अंडर कमिट करती हैं और ओवर परफॉर्म करती हैं फिर उसके बाद। तो वो बात तो सही है। ये मेरे चलिए, मतलब नहीं है, ये अभी एनके सिंह साहब ने बोले हैं कि वो अंडर प्रॉमिस करती हैं और उसके बाद उसको परफॉर्मेंस बेटर होता है तो ओवर परफॉर्म कर जाती है, सारे टारगेट उनके मीट हो जाते हैं। तो ये है। अब कुछ चीजें उन्होंने, हालांकि बहुत सारी चीजें उन्होंने डिफेंड की हैं और कुछ चीजें उनकी चली रही हैं। तो ओवरऑल ये है कि कुछ तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा बजट का। कितना हो पाता है